जो गुरुकुल है वो सिंपल जो अपने स्कूल होते हैं उनसे अलग कैसे है? फिर भी वो एक शिक्षा की ऐसी पद्धति है, शिक्षा प्रदान करने की, जो जीवन पद्धति के रूप में सदा से रही है। रुड़की से निकली हुई लड़की एक विद्या देवी जिंदल स्कूल से निकली, क्या फ़र्क यूजुअली देखने को मिलता है? मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ पर गुरुकुल के अंदर जो संस्कार दिए जाते हैं वो शिक्षा संस्कारों के लिए है, न कि शिक्षा एक अपने विषय में पारंगत होने के लिए। इसके बारे के बारे में बताएं। तो पतिकुल क्योंकि हर व्यक्ति कुछ समय माता पिता के पास रहता है, फिर वो पढ़ने के लिए अपने आचार्यों के पास, गुरुओं के पास चला जाता है। फिर जब उसकी शिक्षा पूरी हो जाती है तो उसके बाद उसका विवाह करके पतिकुल उसका धर्म बन जाता है। जी आचार्य जी, गुरुकुल में पढ़ते हैं या इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, चलो एक ही बात, आप अपनी शिक्षा पद्धति है, महिला या पत्नी क्या करे कि वो पति को परमेश्वर माने, आर्य पुत्र माने, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो पति अगर उस पर जुल्म करता है तो क्या उसको बोलने का अधिकार है, क्या उसको तर्क करने का अधिकार है, और क्या उसको अपना पैसा यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमिकली होने का अधिकार है? देखिए, हमारे यहाँ तो पुरुष जितना भी कमाएगा और यदि वो खुद भी अर्जन करती है तो वो घर में जो भी आय व्यय का हिसाब है वो तो स्त्री के हाथ में ही होता है। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा है, पुरुष कमा करके स्त्री के अपनी पत्नी के हाथ में दे दे कि घर को संचालित करने का कहाँ क्या खर्चा करना है वो सब आप करें। द हरियाणा टॉक्स प्रेजेंट्स शी टॉक्स, अ पॉडकास्ट सीरीज डेडिकेटेड टू women, brought to you by our proud sponsor LPS Bosard and co-sponsored by Pathania School and Shri Balaji Mishthan Bhandar. नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। शी टॉक्स की श्रृंखला में आज हमारे विशेष मेहमान हैं पद्मश्री डॉक्टर सुकामा आचार्य। आप विश्ववारा कन्या गुरुकुल रुड़की रोहतक के अंदर ये काम आप करते हैं और 2023 में आपको पद्मश्री मिला स्पिरिचुअलिटी में। डॉक्टर सुकामा आचार्य से आज हम बहुत सारी गुरुकुल सिस्टम के बारे में बहुत सारी बातें जानेंगे, नई पद्धति के बारे में जानेंगे और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं ये अब तक जितने भी गेस्ट आए हैं उनसे अलग हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है। सो आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? बिल्कुल कुशल हम। जी आचार्य जी, आप अगर हम थोड़ा सा आजकल की अंग्रेजी भाषा में कहें तो आप प्रिंसिपल हैं गर्ल्स स्कूल की, अगर थोड़ा अंग्रेजी भाषा में कहें तो। हाँ जी। जी, तो जो गुरुकुल है वो सिंपल जो अपने स्कूल होते हैं उनसे अलग कैसे है? देखिए, हमारी जो प्राचीन शिक्षा की पद्धति रही है उसके अंदर गुरुकुल ही हुआ करते शिक्षा पद्धति के लिए। तो उसी प्राचीन गुरुकुल परंपरा एक बहुत लंबे समय से कुछ परिवर्तन को प्राप्त करती आज वो पूर्व वाली तो नहीं रही, फिर भी वो एक शिक्षा की ऐसी पद्धति है, शिक्षा प्रदान करने की, जो जीवन पद्धति के रूप में सदा से रही है। वहाँ केवल शिक्षा ही प्रदान नहीं की जाती, अपितु वहाँ पर जीवन कैसे जीना है, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, आत्म प्रेरित होते हुए, ऐसे संस्कारों के माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ाना, ये गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति का एक मूल सूत्र है। इसलिए हम पाठ्यक्रम को गुरुकुल पद्धति के रूप में नहीं देखते, एक जीवन पद्धति के रूप में गुरुकुल को देखते हैं। यानी कि जो पास आउट होते हैं गुरुकुल से जो लड़कियां, वो एक इंग्लिश मीडियम, जैसे हिसार में एक गर्ल्स स्कूल है विद्या देवी जिंदल स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ जो ऐसा कहते हैं जो लड़कियां वहाँ पढ़ लेती हैं, काफ़ी हाई फाई इंग्लिश बोलती हैं और उनका एजुकेशन का स्टैंडर्ड एक लेवल का होता है, अच्छी पर्सनालिटी ग्रूम हो जाती है उनकी। एक तरफ अपना जो गुरुकुल है रोहतक में रुड़की के अंदर, तो दोनों में अगर वैसे
आप अपना एक पद्धति है, तो अगर कंपैरिजन करें, एक 12वीं पास गुरुकुल रुड़की से निकली हुई लड़की, एक विद्या देवी जिंदल स्कूल से निकली, क्या फ़र्क यूजुअली देखने को मिलता है? मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ पर गुरुकुल के अंदर जो संस्कार दिए जाते हैं वो शिक्षा संस्कारों के लिए है, न कि शिक्षा एक अपने विषय में पारंगत होने के लिए। पारंगत होने के लिए भी है, पर उससे ज़्यादा अनिवार्यता है कि जो कुछ पढ़ रहे हैं वो हमारे संस्कारों में ऐसे आ जाए कि समाज में जब यहाँ की गुरुकुल की पढ़ी हुई छात्राएं निकलें तो उनका अपने प्रति कि मुझे जीवन में किन मानवीय मूल्यों के साथ, जीवन मूल्यों के साथ दृढ़ता से खड़ा रहना है। यानी जो भी कुछ समाज में आकर्षण है, उन आकर्षणों में मुझे बहना नहीं है, भोगवाद मेरा लक्ष्य नहीं है, अपितु शिक्षा जो है वो मेरे जीवन मूल्यों के साथ, संस्कारों के साथ रची बसी है। ये अंतर उसमें रह जाता है। और अभी आप 12वीं वाली बात कर रहे थे, हमारे गुरुकुलों की परंपरा 12वीं तक नहीं है। आजकल यद्यपि ऐसे कुछ गुरुकुल आरंभ हो चुके हैं कि जो 12वीं तक ही रहते हैं। हमारे तो 3 कुलों में जो गुरुकुल 3 कुल माने जाते हैं हमारी परंपरा में, एक पितृकुल जब हम माता पिता के पास जितने समय रहते हैं जी। दूसरा गुरुकुल और तीसरा पतिकुल। इन 3 कुलों के द्वारा व्यक्ति की यात्रा पूरी होती है। तीसरे वाले के बारे में बताएं। तो पतिकुल पतिकुल क्योंकि हर व्यक्ति कुछ समय माता पिता के पास रहता है, फिर वो पढ़ने के लिए अपने आचार्यों के पास, गुरुओं के पास चला जाता है। फिर जब उसकी शिक्षा पूरी हो जाती है तो उसके बाद उसका विवाह करके पतिकुल उसका धर्म बन जाता है। और ये विशेषता है कि जब ये कुल शब्द जो है, जो हमारे गुरुकुल के शब्द के साथ, पितृकुल के साथ, पतिकुल के साथ जुड़ा है, तो कुल कहते हैं घर को। पहले वो माता पिता के घर में रहता है तो उनका अनुशासन चलता है वहाँ पुत्र कुल नहीं है, वो पितृकुल है। पितृ का मतलब माता पिता दोनों। माता पिता के बहुत बड़ा एक अनुभव होता है, एक उनका ज्ञान होता है, एक उनकी आयु भी बड़ी हो जाती है। वो सारे समाज के काफ़ी कुछ पक जाते हैं समाज के व्यवहारों में। तो ऐसी स्थिति में माता पिता के अनुशासन में, वहाँ के नियम व्यवस्था में जो बालक चलेगा वो वास्तव में अपने जीवन को सब प्रकार से अच्छा बना पाता है। उसके बाद जब वो गुरुकुल में चला जाता है तो वहाँ पर भी वो गुरुकुल है, वो शिष्य कुल नहीं है, वो छात्र कुल नहीं है। वहाँ पर भी गुरु के अनुशासन में, नियमों में, व्यवस्था में वो अपने जीवन के अंदर शिक्षा और संस्कारों से अपने आप को भर लेता है। और जब वहाँ पर प्रमुख रूप से गुरु के अनुशासन में रहेगा, नियमों में रहेगा और शिक्षा प्राप्त करेगा तो वास्तव में गुरु के ज्ञान को वो बहुत अधिक आत्मसात कर पाता है। मनमाने यदि वहाँ करेगा तो गुरु के ज्ञान को आत्मसात नहीं कर पाएगा। और जब पतिकुल में चली जाता है, विवाहित होकर के बालक हो या बालिका हो, जब वो गृहस्थ में चले जाते हैं तो वहाँ पर फिर गुरुकुल के जो भी अनुशासन नियम है वो गौण हो जाते हैं, पितृकुल के भी गौण हो जाते हैं माता पिता के। फिर उसके जीवन में जो गृहस्थ में पतिकुल का जो एक वातावरण है वो सारी चीज़ें मुख्य हो जाती हैं। क्योंकि आप देखेंगे वास्तव में उसी का गृहस्थ अच्छा हो जाता है जहाँ पर घर का इंटरफेयर नहीं होता, वो गौण बन जाता है। माता पिता की चीज़ें, व्यवहार जो है, सारी चीज़ें वो गौण हो जाती हैं। कई कन्याएं हैं, आपने देखा होगा, यदि वो आजकल की परिस्थितियों में पतिकुल में जा कर के अपने माता पिता से ज़्यादा कनेक्ट होकर रहती हैं तो उनके संबंधों में खटास आ जाती है। क्योंकि उस समय वो उन्हीं को समर्पित हो जाएं तो फिर एक संगतिकरण, तालमेल बहुत अच्छा बन जाता है और उनका गृहस्थ सफल हो जाता है। आचार्य जी, ऐसा क्यों है कि ये सब कुछ स्त्री से ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पति के घर में जाए तो वो उसकी बन करके रह जाए? पति की भी तो ये जिम्मेदारी है कि वो पत्नी का बनकर हो, और शादी होने के बाद पति पत्नी वो घर दोनों का होता है। कानून ने भी उनको बराबर का अधिकार दिया है, हर चीज़ में वो साथ मिलकर चले, इसमें कोई छोटा बड़ा ना हो। और जो भी
वो निर्णय लें, इकट्ठा होकर के एक गठजोड़ बना करके चलें। लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि पत्नी को ही सबमिसिव रहती है, वो सवाल जवाब तर्क नहीं करती है, तो उसको अच्छी पत्नी का दर्जा दिया जाता है, नहीं तो फिर उसके ऊपर अलग अलग उपनाम दिए जाते हैं। देखिए, ये जो इसमें आपने जो बातें कही हैं, वास्तव में ये आधुनिक परिस्थितियों में ऐसा ही दिखाई देता है। किंतु यदि हम विवाह के उन शास्त्रों की चीज़ों को देखें तो आप ये पाएंगे, जब विवाह संस्कार भी किया जाता है तो उसके अंदर जो पुरुष होता है, वर जो होता है, वो कन्या के प्रति ऐसे संकल्प लेता है, कन्या से अधिक वो उसको प्रतिज्ञाएं करता है कि मैं आपको कैसे कैसे रखूँगा। वो इतने सम्मान करता है, वहाँ पर जो भी विधान है उन विधानों में इतना ज़्यादा पुरुष के कर्तव्यों का निर्धारण है। और उसके अंदर यहाँ तक हमारे शास्त्रों में आता है कि यदि नारी के लिए वो अपना पति देवता है तो उस पुरुष के लिए नारी देवी है। हमारे प्राचीन काल के अंदर तो वो देवी कह करके, देवी जी इधर आइए, आप इस काम को कर लीजिए, उसको देवी संज्ञा से घर में बुलाया जाता था। अब तो ये परंपरा आ गई है कि एक दूसरे को नाम से उच्चारण करते हैं। वहाँ पर तो इतने पारस्परिक संबंधों में एक दूसरे के प्रति इतना सम्मान का भाव होता था। आर्य पुत्र, नारी उसको आर्य पुत्र कह के पुकारती है, और जो आर्य पुत्र है वो अपनी पत्नी को देवी कह करके पुकारता है। इतना सम्मान का भाव है। जी आचार्य जी, गुरुकुल में पढ़ते हैं या इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, चलो एक ही बात, आप अपनी शिक्षा पद्धति है, महिला या पत्नी क्या करे कि वो पति को परमेश्वर माने, आर्य पुत्र माने, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो पति अगर उस पर जुल्म करता है तो क्या उसको बोलने का अधिकार है, क्या उसको तर्क करने का अधिकार है, और क्या उसको अपना पैसा यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमिकली होने का अधिकार है? देखिए, हमारे यहाँ तो पुरुष जितना भी कमाएगा और यदि वो खुद भी अर्जन करती है तो वो घर में जो भी आय व्यय का हिसाब है वो तो स्त्री के हाथ में ही होता है। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा है, पुरुष कमा करके स्त्री के अपनी पत्नी के हाथ में दे दे कि घर को संचालित करने का कहाँ क्या खर्चा करना है वो सब आप करें। वो पुरुष का अधिकार नहीं है। पुरुष तो केवल बाहर जा कर के कमाएगा और नारी के हाथों में दे करके, इसलिए कहा जाता न गृहम गृह मिथ्याहु गृहिणी गृह मुच्यते। घर को घर नहीं कहा जाता, गृहिणी को घर कहा जाता, पुरुष को घर नहीं कहा गया। तो घर तो बसता ही गृहिणी से, क्योंकि यदि गृहिणी को अधिकार नहीं देंगे आप तो कभी घर बस नहीं सकता। वो देवी जो है, घर की देवी है वो, तो उसको तो जो है मतलब पूर्ण अधिकार, एक समानता का हमारे शास्त्रों में प्रदान किया गया है। और जो मार पिटाई वाली बात मैं कही, क्योंकि आजकल देखा जाता है, हाँ, बहुत बिल्कुल कॉमन देखा है, जाता है। तो उसमें स्त्री करे क्या? क्या पति की मार सहती रहे कि मेरा पति परमेश्वर है? बिल्कुल, मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। हमारे शास्त्र परंपरा भी इस पक्ष में नहीं है कि नारी को इस प्रकार से कोई अत्याचार करे, वो चुपचाप मौन होकर के सहन करती रहे। अन्याय करना जितना पाप है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, अन्याय को सहना भी पाप है, बिल्कुल नहीं सहना चाहिए। क्या करे वो अपनी सूझबूझ से उसको अपना, पहले तो यह है कि नारी के लिए स्वयंवर वाली बातें होती थी, किंतु आज हमारे क्षेत्र में देखते हैं कि नारियां भी इस तरह से, मैं कहूँगी कि गुरुकुल जैसी जो हमारी पवित्र परंपरा थी शिक्षा की, उसके अंदर नारियां आज शिक्षित, दीक्षित और संस्कारित नहीं है। इसलिए उनको ही नहीं पता होता हमारे स्वर्णिम भविष्य के लिए मैं किसका वर्ण करूं। और पहले क्या होता था कि आप सीता का भी स्वयंवर हुआ था, तो पहले माता पिता जो होते थे वो इस प्रकार की व्यवस्थाएं करते थे और अपनी बेटी के सामने विकल्प रखते थे, इनमें से हमने इतनों को तुम्हारे योग्य समझा है, इनमें से जिसका भी तुम वर्ण करना चाहती हो स्वयंवर करो। फिर उससे वो चर्चाएं करती थी। अपने गुण कर्म स्वभाव को व्यक्ति स्वयं ज़्यादा जानता है, फिर वो उसके गुण कर्म स्वभाव को बहुत ही गंभीरता से
समझती थी और उसको अपने अनुरूप, अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुरूप जो लगता था उसको वो वर्ण करती थी। और वो जो पुरुष है वो बाद में वर्ण करता है, कन्या पहले वर्ण करती है। जब कन्या ने वर्ण कर लिया तब उस पुरुष को अधिकार मिलता था, अब मैं इसका वर्ण करूं या ना करूं। पहले कन्या को ये अधिकार मिलता था कि वो वर्ण करे। जी आचार्य जी, मेरा सवाल था कि महिला क्या करे अगर महिला देखो ऐसी परिस्थिति में जब वो चीज़ नहीं है, अब तो बस मन गिर गया कहीं, दूरदर्शिता से कुछ सोचा नहीं, गलत निर्णय ले लेती हैं, फिर उनके साथ जो गलत होता है तो फिर उसका उपाय तो ये है कि ऐसी स्थितियों में पहले तो अपने आप कोशिश करे, प्रयास करे, अपने परिचितों के, परिवार के माध्यम से कि उसको ठीक करे, और नहीं ठीक होता है तो फिर उसके बाद मैं तो ये समझती हूँ हट जाना ही ठीक है वहाँ से। यानी कि वहाँ घुट घुट करके जीना, अत्याचारों को सहना, अन्याय को सहना, ये बिल्कुल भी एक उचित नहीं है। अच्छा, आजकल आधुनिक समय में महिलाएं जो हैं वो कपड़ों को लेकर के भी है, क्या सिर्फ वो सूट सलवार या साड़ी तक सीमित रहे, वो जीन्स पहने, ट्राउज़र्स पहने, शॉर्ट्स पहने, क्या उसमें भी कोई मतलब हमारे शास्त्र कुछ कहते हैं? मैं आपके सामने वेद का ही मंत्र दे देती हूँ, जिसमें नारी को ब्रह्मा कहा है। या तो ब्रह्म हम परमात्मा को बोलते हैं, या उसके बाद जो एक ऋषि हुए जिन्होंने चारों वेदों का ज्ञान परम पिता मतलब ऋषियों से प्राप्त किया, जो हमारे ज्ञान के मूल हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो या तो वो ब्रह्मा ऋषि हुए जिसको जगत का कर्ता भी मानते हैं। सामान्य रूप से जब ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा आती है तो ब्रह्मा सृष्टि का बनाने वाला है, निर्माण करने वाला है, और उन्हीं वेदों के अंदर नारी को का स्त्री ही ब्रह्मा बभूवित है। ये नारी तो ब्रह्मा है। यदि इस भौतिक सृष्टि को नहीं बनाती तो मानवीय सृष्टि की तो प्रथम निर्मात्री ब्रह्मा है। उसी मंत्र के जो 3 चरण हैं, उन्हीं चरणों में एक बड़ा सुंदर एक चरण है, उसमें माते कश्यप लको दृशन, क्योंकि नारी के शरीर की रचना विधाता के द्वारा कुछ ऐसी की गई है कि वो आकर्षण का, पुरुष के आकर्षण का वो बन जाती है। तो इसलिए उस वेद मंत्र में कहा कि इस प्रकार के बाह्य आकर्षण में पुरुष का मन विचलित ना हो, उसके लिए नारी ऐसे वस्त्रों को पहने जिससे उसके अंग जो हैं वो एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे। जब ऐसी मर्यादा के साथ वो वस्त्रों को धारण करेगी तो आप ये समझिए कि ये जो जिसके कारण से बहुत कुछ वातावरण भी बिगड़ जाता है, पुरुषों के मन बिगड़ जाते हैं, तो वो सब चीज़ें अपने आप ही शांत हो जाएंगी। तो वस्त्रों के विषय में तो मैं स्पष्ट कहना चाहूँगी कि नारी के वस्त्र शालीन होने चाहिए। परमात्मा ने पुरुष को शरीर अलग प्रकार का दिया, नारी को अलग प्रकार का दिया। ऐसी स्थिति में उसके वस्त्र ऐसे शालीन हों कि कोई भी उसको देखे तो उसके मन में किसी प्रकार का विकार ना आए। हम हैं अपने जीवन में, हमने सदा शालीन वस्त्रों को पहना, आज तक अपने जीवन में किसी के भी दृष्टि में हमने विकार नहीं देखा। तो ये जो है वस्त्र शालीनता वस्त्रों की, ये नारी के लिए वरदान है, नारी के लिए नहीं सारे समाज के लिए वरदान है। तो जीन्स पहन सकती हैं? मैं इसका समर्थन नहीं करूंगी। जीन्स तो पूरी, जैसे मैंने पहनी हुई है, लड़कियां जीन्स तो पहन सकती है, इसमें तो कोई विकार नहीं। मुझे लगता है रूटीन में तो कोई विकार वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखिए जो माहौल बन गया है, जीन्स में भी नारी के जो शरीर हैं, आप एक बात समझिए, आज हमारा कोई प्रधानमंत्री है, चाहे वो पुरुष है या स्त्री है, यदि वो जीन्स में आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, वो भारतीय वेशभूषा में अच्छा लगेगा, उसके प्रति एक अच्छा भाव बनेगा। वो जीन्स पहन करके आपके सामने यदि इस तरह से आता है, जो हमारी संस्कृति है, भारतीय जो संस्कृति है, तो आपके मन में स्वाभाविक रूप से उसके प्रति कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों के मन में एक दूसरा भाव बन जाएगा। अपेक्षा समाज हमसे अच्छे वस्त्रों में करता है,
पुरुष के जो वस्त्र हैं उनमें करता है, नारी के जो वस्त्र उनमें करता है। और उस अपेक्षा में ये कोई ऐसी अपेक्षाएं नहीं है कि कोई अत्याचार वाली है, अन्याय वाली हैं, या उसको कोई कष्ट होगा। वो एक मन में एक अच्छे भाव बने रहे, पारस्परिक संबंध एक सात्विक बने रहे, इस तरीके से है। तो मुझे तो ये चीज़ ऐसी लगती है कि जो भी कोई एक शालीन व्यक्ति होगा, चरित्रवान व्यक्ति होगा, वो उस वेशभूषा को, वही जो जींस पहनती हैं, उनको जब किसी विशेष कार्यक्रम में जाना होता है, जहाँ पर अपनी शालीनता, अपना आदर्श प्रस्तुत करना होता है, वे भी फिर साड़ी में या एक अच्छे वस्त्रों में जाती है, जीन्स में नहीं जाती वो वहाँ पर। लेकिन आचार्य जी, जीन्स का और चरित्र का तो कोई कनेक्शन है ही नहीं। मैं तो देखिए, हमारी सारी भारतीय संस्कृति के अंदर व्यक्ति के नख से लेकर के शिख तक हमारी वेशभूषा, हमारा आहार, हमारा व्यवहार, ये सब चीज़ें व्यक्ति के चरित्र को बनाने वाली होती हैं। आज की परिस्थितियों में हमारी वेशभूषा को चरित्र से अलग कर दिया गया है। किंतु प्राचीन काल के अंदर जब शिक्षा प्राप्त की जाती थी, तो जब तक वो ब्रह्मचारी रहता था, छात्र रहता था, तब तक आप देखेंगे कि वो एक ही उसकी गणवेश होता था सुनिश्चित। उसके बाद जब वो गृहस्थ में चला जाता था, तब भी वो शालीनता दूसरे रूप में रहती थी, पर उसमें केवल वो अनेक प्रकार के कलर वाले वस्त्र पहन सकता है गृहस्थ में, पर वस्त्रों की शालीनता फिर भी रहेगी। और ब्रह्मचारी है, जब तक छात्र है वो तो रंगीन वस्त्र भी नहीं पहन सकता, तरह तरह के रंग वाले भी नहीं पहन सकता। अच्छा, अब वानप्रस्थ में चला गया, फिर वो गृहस्थ छोड़ करके, तब भी उसका एक वस्त्र रंग निश्चित है जी। संन्यास बन गया, तब भी उसका रंग निश्चित हो जाता है जी। आचार्य जी, अब हम गुरुकुल सिस्टम पे आते हैं, जिसको आप कितने समय से गुरुकुल की आप प्राचार्य हैं, और जिस गुरुकुल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये गुरुकुल रुड़की गांव में कब स्थापित हुआ, और अभी उस गुरुकुल में कितनी कन्याएं शिक्षा ले रही? देखिए, मेरा जो बचपन है, लगभग 9 वर्ष की, मैं गुरुकुल में ही मैंने शिक्षा प्राप्त की है। पूज्य स्वामी उमानंद जी, जो हरियाणा के अंदर गुरुकुल झज्जर, बहुत आज वो अपनी शताब्दी भी मना चुका है, उसको उन्होंने संभाला। और एक गुरुकुल, हरियाणा के अंदर गुरुकुलों की एक अच्छी परंपरा आरंभ हुई उनके सौजन्य से। उनके द्वारा नरेला में, दिल्ली के अंदर नरेला में, वो नरेला के थे पूज्य स्वामी उमानंद जी, तो उन्होंने नरेला में अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। उन्होंने सारी भूमि अपनी गुरुकुल नरेला के लिए दान दे करके कन्या गुरुकुल की स्थापना उन्होंने कराई वहाँ पर। उसी गुरुकुल में 9 वर्ष की आयु में लगभग मैंने प्रवेश लिया, और उस प्रवेश का जो आधार था वो महर्षि दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश बना। स्वामी उमानंद जी ने भी सत्यार्थ प्रकाश और महर्षि दयानंद के जीवन और व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर के वो इस गुरुकुल परंपरा को उन्होंने आरंभ किया। तो मेरी शिक्षा दीक्षा वहीं पर हुई। कक्षा 5 में मैंने प्रवेश लिया, और वहीं रहते रहते मैंने मध्यमा, शास्त्री, वेदाचार्य, व्याकरणाचार्य, ये सब जो MA के स्तर की होती हैं वो परीक्षाएं मैंने उत्तीर्ण की। 1970 में मैंने वहाँ प्रवेश लिया, 78 में मैं वहाँ स्नातिका बनी, और फिर मैंने आचार्य जो MA की समकक्ष होती है वो अध्ययन किया। फिर मैंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से संस्कृत में फिर MA किया, और वहीं से मैंने 1987 में PhD की उपाधि प्राप्त की वेद विषय में जी। वेद विषय में तो वेद विषय को लेकर के, जिसमें मैंने वे पाश्चात्य विद्वानों के और अपने भारतीय विद्वानों के वेद भाष्य में क्या मौलिक अंतर है, इस चीज़ पर एक विचार करते हुए मैंने शोध कार्य को पूरा किया। और उसके बाद फिर 1988 में उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद है, पहले मुरादाबाद हुआ करता था, वहाँ पर एक कन्या गुरुकुल अपनी सहवासिनी सहपाठिनी बहन डॉक्टर सुमेधा जी आचार्य, उनके साथ चोटीपुरा गांव में
एक गुरुकुल का आरंभ किया। तो उसके बाद 88 से लेकर के 18 तक, यानी 2017 के अंत तक मैं 30 वर्ष उसी गुरुकुल में, मैंने बहन सुमेधा जी के साथ उस गुरुकुल का संचालन किया जी। तो 30 वर्ष वहाँ पर किया। उससे पहले जिस गुरुकुल में मैं पढ़ी थी, नरेला कन्या, आर्ष कन्या गुरुकुल नरेला में, 5 वर्ष वहाँ पर भी अपनी सेवाएं दी। तो इस तरह से लगभग 35 वर्ष के गुरुकुल के सेवा के बाद 2018 में हरियाणा के इस रोहतक जनपद के रुड़की गांव में गुरुकुल का आरंभ किया। कितनी लड़कियां हैं अभी? तो यहाँ पर तो अभी 150 बालिकाएं आवासीय व्यवस्था में रहती हैं। क्या ये प्लस 2 तक है स्कूल? नहीं, ये हमारा स्नातक तक है। अच्छा, ग्रेजुएशन तक हाँ, है। ग्रेजुएशन तक है। अच्छा, ग्रेजुएशन। तो उसमें इंग्लिश पढ़ते हैं, कंप्यूटर पढ़ते हैं? कंप्यूटर इंग्लिश दोनों विषय, प्रत्येक कक्षा में इंग्लिश भी है और प्रत्येक कंप्यूटर आदि का भी शिक्षा दी जाती है। जो पेरेंट्स एनरोल कराते हैं बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बालिकाओं को, क्या वो ये इंक्वायर करते हैं कि संस्कृत और वेद तो पढ़ने को मिलेंगे, पद्धति भी हमारी पुरानी मिलेगी, अच्छा माहौल होगा, पर साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश क्या ये भी पढ़ाई, क्या इंक्वायर करते हैं इस बारे में? वो करें ना करें, अपेक्षा तो होती है, पर हमने पहले से वो सब किया हुआ है। जी। तो जैसे बाकी प्राइवेट स्कूल्स में खास करके जो रहता है कि जब भी आप बातचीत करें तो आपकी कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में हो, क्योंकि आप तो समझते हैं कि आज का अगर अपनी बेटियां विश्व स्तर पर नाम बना रही हैं, अगर गुरुकुल की भी लड़कियों को ग्रेजुएशन करके नाम बनाना है तो अंग्रेजी का ज्ञान होना, कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, गुरुकुल में हमारी जितनी भी बालिकाएं हैं पढ़ती हैं, उनको अंग्रेजी का ज्ञान होता है और वो बिल्कुल अंग्रेजी बोल भी लेती हैं, समझ भी लेती हैं। जितने भी अपने काम होते हैं, चाहे वो किसी भी कार्यालय के हों, चाहे वो विश्वविद्यालय में नियुक्तियाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी तो उनको अंग्रेजी में करनी पड़ती हैं। उन सब कामों को करने में पूर्ण रूप से स्वावलंबी होती हैं। जी। लेकिन क्या गुरुकुल प्रमोट करता है कि आप बातचीत करें तो इंग्लिश में बातचीत, क्योंकि भाषा तो एक ऐसी चीज़ है जब तक आप बोलेंगे नहीं, आपको बोलनी नहीं आएगी, चाहे हिंदी हो, संस्कृत तो ऑब्वियसली, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, मतलब कोई भी हो, क्या उसको बोलने के लिए इस तरह का प्रमोशन किया जाता है, बच्चों को मोटिवेट किया जाता है? देखिए, हमारे गुरुकुल में बालिकाओं को हम सोचते हैं कि 3 भाषाएं, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा तो हिंदी है, वो तो स्वाभाविक रूप से उनको आ ही जाती है। उसके बाद इंग्लिश में और संस्कृत में, दोनों भाषाओं में बोलने का उनका अभ्यास कराया जाता है। अच्छा, संस्कृत को लेकर के बात करें तो क्या उच्चारण सही कैसे किया जाए? क्योंकि मुझे याद है हमने भी संस्कृत तो पढ़ी है और 8th क्लास तक पढ़ी है, उसके बाद तो जैसे अब, लेकिन अब 3 लैंग्वेज फार्मूला फिर आ गया है हमारे उसके अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो संस्कृत बड़ी मुश्किल लगती थी, हालांकि स्कोरिंग भी बहुत होती थी। तो उच्चारण कैसे सही करें संस्कृत का, आप कोई टिप दें? देखिए, उच्चारण के लिए जो भी बालिकाएं गुरुकुल में आती हैं वो विभिन्न प्रांतों से आती हैं। लगभग 10 स्टेट से गुरुकुल में छात्राएं वर्तमान में हैं, नेपाल की भी बालिकाएं हैं। पर जब वो गुरुकुल में, हम प्रातः काल से लेकर के रात्रिकालीन एक दिनचर्या में, प्रत्येक दिनचर्या का आरंभ हम संस्कृत से करते हैं, वेद मंत्रों से करते हैं। तो जब वो अपने स्टेट से आती हैं तो कोई तो हरियाणवी का लहजा होता है, उसके मुख पर स्कूल नहीं चढ़ेगा, स्कूल बोलेंगी वो। मतलब ऐसे जो शब्द हैं वो नहीं बोल पाती हैं, अन्य स्टेट के बच्चे भी नहीं बोल पाते हैं। पर धीरे धीरे जब कानों से शुद्ध उच्चारण को सुनती रहती हैं तो सुनते सुनते कुछ दिनों में ही, लगभग मैं कहना चाहूँगी 1 मास से 6 मास के अंदर सबका उच्चारण शुद्ध हो जाता है। सुनते सुनते उनको वैसा उच्चारण बन जाता है उनका। तो इसी तरह से कुछ लोग, जैसे आप कह रहे हैं कि कोई ट्रिप ऐसी बताइए, तो ऐसे लोग होते हैं जो पूछते हैं मुझसे कि जी उच्चारण कैसे शुद्ध करें। तो उनको हम कुछ चीज़ें रिकॉर्डिंग करके दे देते हैं और उसको बार बार सुने, सुनते सुनते उनका उच्चारण वैसा ही बन जाता है। क्योंकि अभ्यासात सर्वम सिद्ध्यति, जैसा सुनते हैं वैसा हमारे मुख से फिर उच्चारण होने लग जाता है।
आचार्य जी, जो गुरुकुल में कन्याएं पढ़ती हैं वो क्या टीवी देखती हैं, स्मार्टफोन यूज़ करती हैं? देखिए, हम कन्याओं को स्मार्टफोन नहीं देते। किसी भी छात्रा के पास फ़ोन की सुविधा नहीं है। हमारी कुछ अध्यापिकाएं, जो वरिष्ठ अध्यापिकाएं होती हैं, उनको हम स्वीकृति दे देती हैं फ़ोन रखने की। हर अध्यापिका के पास भी फ़ोन नहीं रहेगा। गुरुकुल के हम फ़ोन भी रखती हैं, लैपटॉप भी रखती हैं और टैबलेट भी होती है हमारे पास। यदि उनको ऑनलाइन कुछ चीज़ें हमें पढ़ानी है, सिखानी है, तो वो हमारी देख रेख में, अध्यापिकाओं की देख रेख में वो उससे अपना लाभ उठाती हैं, ऑनलाइन कक्षाएं लेती हैं, उनको चलाती भी हैं और अपना काम बाहर से भी ऑनलाइन का पूरा कर लेती हैं। और टीवी का ऐसा है कि प्रतिदिन टीवी नहीं दिखाते, सप्ताह में शनिवार को या रविवार को जो हमें उन बालिकाओं के लिए उचित लगता है वो फिल्टर करके हम दिखाते हैं। वो अपनी इच्छा अनुसार हम कुछ भी चाहें देख लें, उसको हम नहीं देखने देते। तो बच्चे जो हैं, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेज़न है, प्राइम टीवी है, क्योंकि जो लड़कियां, जो आपने बताया कि आपके पास ग्रेजुएशन तक बालिकाएं हैं, तो यानी कि जो गुरुकुल में कन्या पढ़ेगी ग्रेजुएशन तक, तो उसको इन चीज़ों के बारे में तो पता ही नहीं होगा। फिर तो वो दुनिया से, इंस्टाग्राम के बारे में उसको नहीं पता होगा, फेसबुक के बारे में नहीं पता होगा। मैं ये जानता हूँ कि वो उस चीज़ में उनका कहीं ना कहीं आपको लगता है वो पीछे छूट जाएंगी? बिल्कुल भी पीछे नहीं है, हम पीछे हैं, क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ इसलिए मैं पीछे हूँ। ये चीज़ें ऐसी हैं, जब व्यक्ति को इंग्लिश का उसको ज्ञान हो गया और वो सब चीज़ें इंग्लिश में हैं, वो मैं कहती हूँ कि वो तो इतनी जल्दी सीख लेती हैं कि वो सब कुछ चलाती, जो आप बोल रहे हैं। मैं खुद ये कहती हूँ कि तुझे ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं। वो कुछ ही दिनों में, ये कोई ज़्यादा सीखने की चीज़ें नहीं है, ये तो बहुत जल्दी आ जाती हैं। इसका मतलब उनका हमारी तो इंटरेस्ट है उन सारी चीज़ों जितने में। भी स्नातिकाएं हैं जो बाहर चली जाती हैं, आगे अपनी शिक्षा अन्य विश्वविद्यालयों में करती हैं, वो सब चीज़ें चलाती हैं, सब कुछ करती हैं। सब कुछ करने का मतलब किसी भी चीज़ में उनको ये नहीं लगता कि ये चीज़ मुझे नहीं आती और वो आत्महीनता की शिकार हो जाए। अच्छा, आपके पास जो कन्याएं आती हैं वो उम्र भी उनके इश्यूज़ क्या होते हैं? जैसे अगर हम स्कूल्स की बात करें, या यूनिवर्सिटी है, हमारे यहाँ महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, और भी बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक गर्ल्स के इश्यूज़ बहुत रहते हैं। तो क्या आपके पास भी इस तरह के इश्यूज़ आते हैं? तो उनको आप कैसे सोल्व करते हैं? क्योंकि मन है, मन तो अपने हिसाब से आप उसको कितना ही बांध लो, कितना ही आप डिसिप्लिन कर लो, लेकिन इश्यूज़ तो आते होंगे। फिर आप उनको कैसे कोर्स करेक्शन करते हैं? देखिए, वो जो चीज़ें आती हैं ना, उनको हम उन बच्चों को दूरदर्शिता से उसके लाभ हानि समझा देती हैं। बच्चे अपने पूर्व जन्म के संस्कार भी लेकर के आते हैं। घर में वर्ष में एक बार बालिकाएं अवकाश पर भी जाती हैं, माता पिता से भी मिलती हैं। माता पिता मोबाइल रखते हैं तो माता पिता का मोबाइल लेकर के भी उसका बातचीत अपने परिवार वालों से या जो भी कुछ है वो उसको छेड़ती हैं, करती हैं। किंतु उससे उनके अंदर कहीं ना कुछ समस्याएं तो पैदा हो जाती हैं। पर हम उन चीज़ों को उनको बहुत ही तरीके से समझाती हैं कि बच्चे, अभी तुम्हारा विद्यार्थी जीवन है, ज्ञानार्जन का काल है। अभी तुम इधर उधर की इतनी सारी बातों में चले जाओगे तो तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं बनेगा, तुम उलझ जाओगे। और ऐसी स्थिति में मैं तो ये कहती हूँ कि जितनी भी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का समाधान एक अत्यंत हित और उपकार की भावना से उनको उस विद्यार्थी जीवन का सदुपयोग करने के लिए जो समझ उनको हम देती हैं, उस समझ को वो स्वीकार करती हैं, प्रसन्नता से स्वीकार करती हैं। और यदि फिर भी हमें कुछ ऐसा लगता है कि समझ नहीं पा रही है, तो फिर माता पिता को बुलाते हैं, माता पिता के सामने सब बातें रखते हैं कि माता पिता उसको स्वीकार करते हैं। और जब माता पिता और हम दोनों मिलकर के उस बच्चे को उन मनमानी से हटाती हैं कि तुम्हारा मन ये कर रहा है पर ये तुम्हारे हित में नहीं है, इसका परिणाम गंभीर होगा, अहित करने वाला होगा, तो मुझे तो ऐसा लगता आज तक ऐसा कोई अवसर नहीं आया कि किसी बच्चे ने हट करके अपनी मनमानी को मतलब अपनी मनमानी से चल करके वो अपनी हानि कर बैठी हो, ऐसा अवसर नहीं आता। एक समझ देनी होती है,
और उसके प्रति वो जो समझ है ना, वो इतने प्रेम की होती है, इतने हित और उपकार की होती है कि वो खुद ही करबद्ध होकर के स्वीकार कर लेती है। जी आचार्य जी, मैं खुद बॉयज़ स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मैं हॉस्टल लाइफ को बहुत ही बेहतर तरीके से समझता हूँ। 12वीं तक पढ़ा हूँ, उसके बाद वो सिर्फ बॉयज़ स्कूल था। तो मैं समझता हूँ कि हॉस्टल लाइफ में जो है ना वो जिस तरह से आपका गुरुकुल है, वो भी गुरुकुल तो नहीं था लेकिन नाथ संप्रदाय का के अंडर था, तो नियम कुछ इसी तरीके से होते थे। तो सख्ताई बहुत होती है हॉस्टल में जो रहते हैं। आपके यहाँ भी सख्ताई होती है? हमारी तो मार पिटाई भी बहुत होती थी। देखो, सख्ताई जो होती है ना, मतलब सख्त जो अनुशासन है, नियम है, मैं एक बात कहा करती हूँ कि बचपन में यदि पहले हमारे घरों में भी माता पिता अपने बच्चों को मर्यादित रखते थे और बच्चे उनके अनुशासन को स्वीकार करते थे, और वो अनुशासन, वो नियम, वो कठोरता, वो सहज रूप से उनके जीवन का अंग बन जाती थी। ठीक यही स्थिति हमारी है। मैं अपने अनुभव से, जैसे आप अपने अनुभव से कह रहे, मैं अपने अनुभव से मानती हूँ इस बात को। जब मैं गुरुकुल में गई, खैर उस ज़माने में तो हमारे घर का वातावरण भी ऐसा था कि हमारे माता पिता अंधेरे से पहले हमें उठा देते थे कि अब सूर्योदय हो गया है, अब मुर्गा बोल गया है, अब उठो, चलो अपनी दिनचर्या करो। हमें अपनी दिनचर्या के बिना भोजन घर में भी नहीं मिलता था, इसलिए हमारा समय तो बहुत ही, घर में भी ऐसा जीवन जिया। अब घरों में वो जीवन नहीं है। पर बच्चे जब गुरुकुल में आते हैं, उनको प्रातःकाल हम गर्मियों में 4 बजे, सर्दियों में 4:30 या 5 बजे के बीच में उठा देते हैं। तो वो जो चीज़ें शुरू में उनको कठिन लगती हैं, पर एक दिन ऐसा आता है जब उनका वो अभ्यास होता है, प्रातःकाल उठती हैं, फिर शौच जाती हैं, दंत धावन करती हैं, उसके बाद सभी व्यायाम करते हैं, मिल करके योगासन करते हैं, और फिर स्नान करके संध्योपासना और हवन करते हैं। तो एक जीवन के अंदर ये चीज़ें ऐसी लगती है, ये तो मेरे जीवन का एक अंग सा बन जाती हैं। फिर उनको वो कठोरता नहीं लगती, वो ज़बरदस्ती नहीं लगती, वो एक अभ्यास बन जाता है। हमने गुरुकुल में जो जीवन दिया, आज मैं नहीं सो सकती। प्रातःकाल अंधेरे से पहले उठना ही उठना है बच्चों के साथ, और यदि नहीं उठी तो अपने आप में ऐसा लगता है मैं कुछ गलत कर दिया आज मैंने। ये बोध हो जाता है, ये ज्ञान हो जाता है कि ये मेरे भविष्य के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे इस वातावरण के लिए बहुत अच्छा है। मार पिटाई होती है? मार पिटाई इतनी नहीं होती, बड़े सावधानी पूर्वक होती है। सावधानी का मतलब, जहाँ तक बच्चा अपने आप को समझाने पर भी नहीं मानता, तो उस समय उसको कहा जाता कि देखो, तुम ताड़ना भी हो सकती है तुम्हारी, और आवश्यकता पड़ती है तो इतनी ताड़ना होती है कि उसका कोई अंग भंग ना हो, वो टूट ना जाए, वो इतना मन से दुखी ना हो जाए। यदि एक बार उसको किसी बुराई से हटाने के लिए ताड़ना कर भी दी, तो कुछ समय में फिर उसको बुला करके प्रेम से हम उतना ही प्रेम देती हैं कि वो उस ताड़ना को भूल जाता है कि आचार्य जी आपने हित के लिए की। स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं? स्पोर्ट्स एक्टिविटी अभी हमारा ये गुरुकुल तो नया है, किंतु जब मैं जिस गुरुकुल में पहले थी तो हमारे वहाँ तीरंदाजी का और दूसरे चीज़ों में राज्य स्तर पर जाते थे। यहाँ पर भी राज्य स्तर पर हमारे बच्चे खेल लेते हैं। कुछ गुरुकुलों की प्रतियोगिताएं खेलों की होती हैं, उसमें भी प्रतिभागिता करते हैं। और विशेष रूप से योगासनों का रहता है हमारे यहाँ पर। अभी यहाँ पर खेल के क्षेत्र में जो आज ग्लैमर है, उस तरीके की व्यवस्था नहीं है। हम अभी शिक्षा को लेकर के, क्योंकि हमें 6-7 वर्ष हुए हैं, अभी शिक्षा के जो एक बेसिक बच्चे आते हैं उनको मजबूत बना रही हैं शिक्षा के माध्यम से। आगे कालांतर में कुछ किया जा सकता है, जैसे जैसे व्यवस्थाएं बढ़ेंगी। वर्तमान में तो बस योगासन है और ऐसे विशेष खेल की व्यवस्था नहीं है। बाकी जो अपने भारतीय खेल हैं वो तो अपने अंदर अपने हिसाब से हम लोग करते ही रहते हैं। अच्छा आचार्य जी, आपने बताया ग्रेजुएशन तक बेटी आपके पास पढ़ती हैं, तो क्या वो मेकअप वगैरह अलाउड होता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जैसे मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, लेकिन हर बालिका ग्रूमिंग तो अच्छी चीज़ है। अगर बेटियां ग्रेजुएशन पढ़ने के बाद कहीं कॉरपोरेट में नौकरी करने जाएंगी, तो ग्रूमिंग तो पहली चीज़ है जो उनसे एक्सपेक्ट की जाएगी कि आप अच्छी तरह से वेल ड्रेस्ड हो, ग्रूम्ड हो। और बल्कि ग्रूमिंग की तो बाकायदा क्लासेस लगती हैं। बिल्कुल ये सब कुछ होता है।
ये सब हमारी जो गुरुकुल पद्धति, जो जीवन पद्धति है, उसके अंदर इन चीज़ों का, जब तक वो छात्र है, जब तक वो विद्यार्जन कर रहा है, गृहस्थ में नहीं गया, ब्रह्मचर्य आश्रम में है, तब तक उसको ये करने का बिल्कुल भी अलाउड नहीं है हमारे शास्त्रों में। इसलिए हम गुरुकुलों में इन चीज़ों को नहीं करने देती। बात आगे आपकी आती है कि बाहर जाएंगी तो अपना जो एक ये चीज़ें करने के लिए उसको आवश्यकता पड़ती है, वो कर लेती हैं बाहर जा कर के, और गृहस्थ में जा कर के तो कर ही लेते हैं। बाकी मैं तो इस बात को भी कहती हूँ, गृहस्थ में जाने के बाद भी ये जो कृत्रिम साधन है, इनका प्रयोग कम से कम करना चाहिए, जिससे हमारा मतलब जो भी कुछ श्रृंगार, जिसको मैं कह दूंगी शारीरिक श्रृंगार जो है, तो वो तो मैं तो अब भी ये सोचती हूँ कि गृहस्थ में भी कम से कम करना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है इन चीज़ों के प्रयोग से जो प्राकृतिक हमारा एक चेहरे पर एक प्राकृतिक ग्लो होता है, वो इन चीज़ों से मिटता है। मैंने ऐसी बहुत परिवारों में देखा है जो हर्ष में इन चीज़ों का प्रयोग करती हैं, जब इनसे अलग उनके चेहरे को देखो तो देखने लायक नहीं रहता वो चेहरा। हमने अपने जीवन में, आप मुझे देख रहे हैं, मैं 63 वर्ष की हो चुकी हूँ, और अब तक मैंने अपने जीवन में केवल गाय के घी को छोड़ करके या बादाम रोगन को छोड़ करके मैंने चिकनाहट के रूप में अपने शरीर पर किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं किया, और कोई भी इन साधनों का प्रयोग नहीं किया। आचार्य जी, जो अपनी बेटियां हैं, क्या उनको प्रेरणा दी जाती है कि आप आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, आप जीवन में सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए? बिल्कुल की जाती है। अपनी अपनी प्रतिभा, रुचि और पुरुषार्थ पर निर्भर है कि वो चाहे तो हमारी गुरुकुल की शिक्षा पद्धति में पढ़ता हुआ वो आईएएस बन सकता है, पीसीएस कर सकता है वो, और कई क्षेत्रों में वो जा सकता है, प्रबंधन के क्षेत्र में जा सकता है। हमारे गुरुकुल की पढ़ी हुई छात्राओं ने जब एमए कर लिया, तो एमए करने के बाद मन में एक विचार आया, ऐसे भी उदाहरण है, किसी के मन में ये विचार आया मैं तो वकालत करूँगी, वो उस क्षेत्र में भी चली गई। किसी ने सोचा कि मैं तो जज बनूंगी, उसने 12वीं करके उस क्षेत्र में चली गई। एक छात्रा ने हमारे ने सोचा जी मेरा तो मन एमबीए करने को करता है, तो उसने एमए, संस्कृत से एमए करने के बाद उसने एमबीए किया, और एमबीए करने के बाद उसने जो है एक तरह से वो बहुत आगे पहुंची और उसको स्कॉलरशिप मिली आगे। एमबीए के एग्ज़ाम को जब उसने क्लियर किया तो उसको आगे स्कॉलरशिप प्राप्त करके उसने अपने एमबीए पढ़ाई को पूरा किया। फिर एज द मैनेजर वो डेल कंपनी में नियुक्त भी हुई। किंतु उसके बाद जब उसका विवाह हो गया, बहुत अच्छे एक बड़े अधिकारी से हुआ आर्मी में, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई आवश्यकता नहीं है, जगह जगह मेरा ट्रांसफ़र होता है, तो मैं समझता हूँ कि तुम अब छोड़ दो। उसने कहा ठीक है, छोड़ देते हैं। लेकिन महिलाओं को तो काम करते रहना चाहिए, क्योंकि उसे आत्मसम्मान बने परिवार के, उसको दूसरी तरह का कोई काम, उसमें सामर्थ्य था, किया होगा उसने दूसरा काम, पर उस कंपनी में काम, उनकी पारिवारिक परिस्थितियां जो भी थी वो सहमत हुई। अब ऐसी बात थोड़ी वो उस क्षेत्र से हट गई, कुछ न कुछ किसी दूसरे कार्य में लगी हैं वो। अच्छा आचार्य जी, आपको जो पद्मश्री मिला 2023 में, स्पिरिचुअलिटी मिला, उसकी क्या कहानी है? क्या आपने अप्लाई किया था और कैसे हुई, क्या कहानी है? देखिए, मैं तो इस पद्मश्री अवार्ड से, क्योंकि मैं थोड़ी सी अंतर्मुखी हूँ, आध्यात्मिकता में ज़्यादा विश्वास करती हूँ, एक बाहर की यात्रा जितनी भी मेरी संसार की, चाहे वो सेवा की है, चाहे कन्याओं को शिक्षा और संस्कार देने की है, उसके बावजूद भी मैं एक अंदर से अपने अंतरात्मा की आवाज़, परमात्मा की प्रेरणा को मुख्य मान करके अपने समस्त सांसारिक व्यवहारों को, कर्तव्यों का निर्वहन करती हूँ। तो इस दृष्टि से मेरी संसार के अंदर मुझे कुछ पुरस्कार मिले, मुझे कुछ ऐसा समाज में मेरी पहचान बने, इस चीज़ के लिए मैंने कभी भी प्रयास अपने जीवन में नहीं किया, अप्लाई नहीं किया कभी भी, अन्य किसी भी क्षेत्र के, अन्यत्र के लिए भी कहीं प्रयास नहीं किया। पर जब व्यक्ति, मैंने अपने जीवन में आज जो मैं अनुभव करती हूँ, पद्मश्री अवार्ड से लेकर के छोटे छोटे बहुत सारे पुरस्कार, मतलब 20-25 पुरस्कार मुझे मिले हैं,
अपने समाज में से इस कन्याओं की शिक्षा और संस्कार के क्षेत्र में काम करते हुए, क्योंकि जीवन का लगभग मैं कहूँगी 40 वर्ष मुझे इस तरह से कन्याओं को शिक्षित और संस्कारित करते हुए व्यतीत हो गया, तो मैंने कभी भी केवल एक ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन किया, किसी भी पुरस्कार की कभी इच्छा नहीं की। फिर भी लोगों ने, जब कोई व्यक्ति एक मूल को सींचता है तो लोग अपने आप ही उसकी पहचान हो जाती है उसके। इसी कारण से बहुत ज़्यादा काफ़ी पुरस्कार मुझे मिले, पर मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो कभी अप्लाई नहीं किया, किसी से कोई संपर्क नहीं किया। ठीक ये पुरस्कार भी उसी श्रृंखला का एक वो बन गया कि यहाँ पर जब मैं आई 2018 में, तो मैंने पद्मश्री शब्द को किसी संस्कृत के विद्वान के सामने लगा हुआ देखा, किंतु मैंने उसको जानने की कोशिश नहीं की ये कैसा अवार्ड होता है। ऐसे हमारे महाशय धर्मपाल जी MDH वालों को पद्म भूषण मिला था, तब चूंकि वो हमारे संपर्क में थे, हमारा बहुत उनका सौजन्य हमारे साथ लगा रहा, तो तब भी पता लगा था, पर ये कितना बड़ा होता है इस चीज़ की हमें जानकारी नहीं थी, मेरी रुचि नहीं थी उसको समझने में। पर ऐसे इस पुरस्कार के लिए मैंने कोई आवेदन अपने आप नहीं किया, हरियाणा सरकार की ओर से ही मेरा नामांकन किया गया। और मुझे नहीं पता ये यात्रा कैसे आगे बढ़ी, मैंने किसी से किसी भी प्रकार का कोई भी संपर्क नहीं किया। ये तो मैं उस भारत सरकार को या हरियाणा सरकार को धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगी कि उसने मुझे प्रतिनिधि बना करके और गुरुकुल संस्कृति, वैदिक संस्कृति और का एक सम्मान किया है। मैं इसको व्यक्तिगत सम्मान आज भी अनुभव नहीं करती, मैं इसको एक परंपरा का सम्मान मानती हूँ। लेकिन जब सम्मान मिला तो वो एक हर्ष का विषय तो है ही, एक सम्मान तो मिलता ही है। वो एक प्रसन्नता तो स्वाभाविक है, पर ये मैं कहूँगी कि जैसे किसी व्यक्ति को कोई ऐसा पुरस्कार मिल जाए और बहुत अधिक प्रसन्नता बने, ऐसी प्रसन्नता मैंने ज़्यादा अनुभव नहीं की, क्योंकि मेरे पुरस्कार मिलते ही मेरे मन में एक ही भाव था, ये व्यक्ति का सम्मान नहीं है, ये एक परंपरा का सम्मान है। जब मैं उस सम्मान को भी उस परंपरा पर चलने वाले सभी व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ लेती हूँ, तो उसका भी एक सम्मान की प्रसन्नता भी एक समत्व की स्थिति में चली जाती है। मैंने ऐसा अनुभव किया। अच्छा आचार्य जी, आप स्पिरिचुअलिटी में आपको पद्मश्री मिल चुका है और आप गुरुकुल कितने लंबे समय से आप चला रहे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी में और भी नाम हैं, आपने उनका नाम सुना हो जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है, जैसे जया किशोरी है बहन, उनका नाम सुना है आपने। एक अपने BK शिवानी जी हैं, कभी आप उनको सुनने का मौका, मिलने का मौका कभी मिला है? मैं सुना ज़रूर है मैंने अपने सोशल मीडिया पर इनको, किंतु मैं मिली नहीं हूँ। और मेरी इच्छा यदि मिल जाए तो बहुत अच्छा, पर मैं प्रयत्न करके मिलूं ऐसा मेरा मन नहीं बनता, क्योंकि मैं खुद, मुझे पता है मेरे पास अपनी भारतीय संस्कृति का जो मूल वैदिक संस्कृति है, जिन वेदों में मैंने PhD की है, उन वेदों में अध्यात्म, उपनिषदों में अध्यात्म, मैंने वेद दर्शन उपनिषद इन चीज़ों को पढ़ा है। तो जिन उपनिषदों के अध्यात्म से दारा शिकोह भी इतना संतुष्ट हुआ, उसने कहा मुझे इस जन्म में तो उन्होंने शांति दी ही, मेरी मृत्यु के पश्चात भी मुझे ये उपनिषदें शांति प्रदान करेंगी। तो उन उपनिषदों को, उन वेदों को, उन दर्शनों को जो अध्यात्म के भंडार हैं, जब मैं उनको पढ़ती हूँ तो मुझे वहाँ से सब मार्ग मिल जाता है अध्यात्म का, और उसी अध्यात्म को अपने गुरुकुल की उन छात्राओं में भी डालने का अवसर मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो परमपिता परमेश्वर का जो ईश्वरीय ज्ञान वेद है, उससे निकली आगे जो दर्शन उपनिषदों की परंपरा है, ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनको पढ़ा है, पढ़ाया है, तो उसमें मेरा मार्ग स्वयं प्रशस्त हो रहा है। फिर भी
मैं उनका सम्मान भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं, मैंने उनको उपेक्षा में डाल दिया। उनके पास भी जो कुछ भी अध्यात्म का मूल तो वहीं से निकला है और उस मूल से मैं सदा जुड़ी रही हूँ बचपन से लेकर के अब तक। तो इसलिए और उस अध्यात्म का मैं उपयोग जहाँ अपनी छात्राओं में करती हूँ, उसी अध्यात्म का प्रयोग मैं उन बहनों में और माताओं में भी करती हूँ जो किसी सांसारिक दुर्घटना के द्वारा अवसाद में चली जाती हैं। तो यदि वो मुझसे मिलती हैं तो मैं उस अवसाद से उस अध्यात्म के द्वारा उनको उभारती भी हूँ, उनसे चर्चाएं करती हूँ, फ़ोन पर चर्चाएं होती हैं, मिलकर के भी वो आती हैं। तो उनको मैं एक अध्यात्म के माध्यम से उस अवसाद से निकालने में मतलब एक तरह से मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है। जी आचार्य जी, आप हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में आए और आपने गुरुकुल सिस्टम के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में और बहुत हमारे जो वेद हैं, हमारी पुरानी संस्कृति है, उस सिस्टम के बारे में हमें अवगत कराया और हमारे सारे सवालों का बड़ी शांति से जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से ये एक प्राचीन परंपरा अपनी जो है शिक्षा की, वैदिक संस्कृति की, यदि समाज में जाती है तो वास्तव में समाज इससे लाभान्वित होगा। इसी आशा के साथ मैं आपका भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। The Haryana Talks presents She Talks, a podcast series dedicated to women, brought to you by our proud sponsor LPS Bosard and co-sponsored by Pathania School and Shri Balaji Mishthan Bhandar.